ईरान और इसराइल। आज अगर आप न्यूज खोलो तो इन दो कंट्रीज का नाम लगभग हर बड़े मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में मिल ही जाएगा। मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स, थ्रेट्स, सैंक्शंस और कभी कभी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस भी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज जो दो कंट्रीज एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं, वो कभी दोस्त हुआ करती थी। जी हाँ, एक टाइम था जब ईरान इसराइल को ऑयल सप्लाई करता था। दोनों इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करते थे और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स माने जाते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? कौन सी एक इवेंट ने इनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया? क्या रीजन रिलीजन है? क्या रीजन पैलेस्टीन है? क्या रीजन न्यूक्लियर वेपन्स हैं? या फिर मिडिल ईस्ट का कंट्रोल? आज हम जानेंगे ईरान और इसराइल की पूरी कहानी 1948 से लेकर 2026 तक। बहुत लोगों को लगता है कि ईरान और इसराइल हमेशा से एनिमीज थे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। 1948 में इसराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। उस समय ईरान पर रूल करते थे शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। उस समय ईरान की गवर्नमेंट अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के काफी क्लोज थी। इसी वजह से ईरान और इसराइल के रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग बने। ईरान इसराइल को ऑयल एक्सपोर्ट करता था, ट्रेड होती थी, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन भी होती थी और दोनों कंट्रीज एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानती थी। लेकिन फिर आया 1979 और सब कुछ उस साल बदल गया। 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुई। इस इवेंट को कहा जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ईरान के लोग शाह की गवर्नमेंट से नाराज हो गए, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए और फाइनली शाह को कंट्री छोड़नी पड़ी। उसके बाद पावर में आए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी। आयतुल्लाह एक हाई रैंकिंग रिलीजियस लीडर को कहा जाता है। खामेनी ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से ईरान की फॉरेन पॉलिसी कम्प्लीटली बदल गई। इसराइल के साथ रिलेशंस खत्म कर दिए गए, एम्बेसीज बंद कर दी गई और ईरान ने ओपनली इसराइल को अपोज करना शुरू कर दिया। ये मूवमेंट ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट रीजन पर, पैलेस्तीन। अगर आप इसराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हो तो पैलेस्तीन को समझना जरूरी है। पैलेस्टीनियंस और इजरायलियंस कई डिकेड्स से लैंड और स्टेट हुड की इशू पर कॉन्फ्लिक्ट में हैं। ईरान ओपनली पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करता है, स्पेशली गाजा और वेस्ट बैंक के कॉज को। इसराइल के अकॉर्डिंग ईरान बैक ग्रुप उनकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, यानी यहीं से दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट डायरेक्टली क्लैश करते हैं। 1982 में लेबनान में एक ऑर्गेनाइजेशन उभरी, नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह लेबनान की एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान उसे सपोर्ट करता है। इसराइल हिजबुल्लाह को अपने बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स में से एक मानता है, क्योंकि दोनों के बीच कई बार मिलिट्री क्लैश हो चुके हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज डायरेक्टली फाइट नहीं करती, बल्कि दूसरे ग्रुप्स के थ्रू एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करती हैं। कई एक्सपर्ट ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट के सबसे डेंजरस चैप्टर पर, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। न्यूक्लियर प्रोग्राम का सिंपल मतलब है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज हो सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए भी। ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन इसराइल को डर है कि अगर ईरान फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस चेंज हो सकता है। इसी वजह से न्यूक्लियर इशू दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन का मेजर सोर्स बन जाता है। 2000 के बाद कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्टिंग हो जाता है। डायरेक्ट वॉर के बजाय शुरू हुई साइबर अटैक्स, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, सीक्रेट मिशंस और मिलिट्री स्ट्राइक्स। इस पीरियड को कई एक्सपर्ट शैडो वॉर भी कहते हैं, यानी एक ऐसी वॉर जो अवश्य डिक्लेयर नहीं होती लेकिन कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। अब अक्टूबर 2023 हमास और इसराइल के बीच गाजा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक टर्म समझो, हमास गाजा। हमास गाजा में एक एक्टिव पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसराइल और कई वेस्टर्न कंट्रीज इसे मिलिटेंट ग्रुप के रूप में क्लासिफाई करती हैं। 2023 के बाद पूरे रीजन में टेंशन बढ़ने लगे। 2024 और 25 में ईरान और इसराइल के बीच डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन अटैक्स भी देखे गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, क्योंकि पहले कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली इनडायरेक्ट था, अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का रिस्क बढ़ने लगा। अब सवाल, इंडिया या दुनिया को इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या लेना देना? सबसे पहला रीजन, ऑयल। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में से एक है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं और ऑयल प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट डायरेक्टली पेट्रोल और डीजल पर पड़ता है, जो कि अभी रिसेंट ईरान और यूएस की वॉर में देखा गया। दूसरा रीजन, ग्लोबल ट्रेड। दुनिया का बहुत सारा ट्रेड मिडिल ईस्ट के शिपिंग रूट से गुजरता है, कॉन्फ्लिक्ट सप्लाई चेन्स को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा रीजन, ग्लोबल सिक्योरिटी। कई एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एक्सपेंड हुआ तो पूरा रीजन अनस्टेबल हो सकता है। तो अब क्या दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं? और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सिर्फ एक इशू नहीं है, इशू है पैलेस्टीन, रीजनल इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रॉक्सी ग्रुप्स और 45 साल से ज्यादा पुरानी मिसट्रस्ट। जब इतने सारे इश्यूज एक साथ हों तो सोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि आज के एनिमीज कभी क्लोज पार्टनर्स हुआ करते थे, लेकिन हिस्ट्री के एक डिसीजन ने पूरी स्टोरी बदल दी और उसका इम्पैक्ट आज भी पूरी दुनिया फील कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या
ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट कभी सुलझ पाएगा या ये बढ़ता ही जाएगा और आगे जाके वर्ल्ड वॉर 3 का कारण भी बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।